हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोटेशन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हिंज फोर्स। लेकिन ये केवल रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ से लेकर रोटेशन तक इस एक क्वेश्चन के थ्रू आप मोर देन 10 कॉन्सेप्ट, 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं उनको आप रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन के थ्रू हम ऑलमोस्ट पूरा मैकेनिक्स का 70-80% पार्ट रिवाइज कर सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के टाइम याद रखने चाहिए, जहां हमसे मिस्टेक हो जाती है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जो आपने 3 आइडेंटिकल रॉड से मिलकर बनाया, तीनों आइडेंटिकल रॉड्स हैं, और उसको ए पर हिंज कर दिया और फिर इसको आप वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे। आपको पहला पार्ट बताना है ओमेगा कितना देना चाहिए कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर सके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और फिर हिंज फोर्स बताना है जब ये 90 डिग्री रोटेट हो चुका होगा। कुछ इस तरीके से आप इसको रोटेट कराएंगे। तो अगर ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहां पर वो √5gl वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो तो एक सिंपल पार्टिकल के लिए होता है जो स्ट्रिंग से बंधा होता है। यहां तो एक रिजिड बॉडी है, एक फ्रेम है जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। इतना आपको पता होना चाहिए। पहला कंसेप्ट, यहां 2 चीजों से आप कर सकते हो, या तो एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम। आई ऑलवेज प्रेफर वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि वो हम हर जगह एप्लीकेबल होता है, उस पर कोई लिमिट नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आपको देखना पड़ता है कि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होने चाहिए और कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह ना हो, इसलिए स्मूथ हिंज लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी घटेगी। इसको पूरा सर्कुलर मोशन कराना है तो आपको इसे कहां तक भेजना होगा? आपको इसको हाईएस्ट पॉइंट तक भेजना होगा। इसे यहां जाकर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाए? 0 से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वापस नीचे भी आए, पर थोड़ी सी की कोई लिमिट नहीं होती। दिस इज 1। तो ऊपर जाते हो आप लिख सकते हो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। या फिर दूसरा कंसेप्ट आप क्या लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको एक तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखते हैं किसी रिजिड बॉडी पर, तो सारा मास कहां रखा माना लिया जाता है? एट सेंटर ऑफ मास। दिस इज थर्ड पॉइंट। और चौथा पॉइंट फिर ये आता है कि सर सेंटर ऑफ मास सॉल्व कैसे करेंगे? अब क्योंकि एक यूनिफॉर्म बॉडी है, तो जब बॉडी में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। दिस इज फोर्थ पॉइंट। और इक्वेटर ट्रायंगल का ज्योमेट्रिक सेंटर कहां होता है? उसके सेंटर ऑफ मास कहां होता है? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। और ज्योमेट्रिक सेंटर इस एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। इसका टोटल लेंथ L√3/2 है। तो सेंटर ऑफ मास ए से कितना दूर होगा? L/√3। अब आप कहोगे सर ये तो आपने सारा ऑरली बता दिया, सॉल्व करके बताओ कि वही होगा। तो ये पांचवा पॉइंट है कि किसी फ्रेम का सेंटर ऑफ मास कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें कई सारी बॉडी इन्वॉल्व है। तो अब देखिए सॉल्व करने का पॉइंट, मतलब पांचवा कॉन्सेप्ट, अभी कुछ लिखा नहीं है लेकिन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गए हैं। ये ए है, यहाँ बी, यहाँ सी। इस रोड का सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पर मास m, दूसरे का सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पर m, मिडिल वाले का सेंटर ऑफ मास अपने सेंटर पर m। और जब दो इक्वल मास होते हैं उनका सेंटर ऑफ मास उनके मिडिल पर होता है, तो इनका दोनों का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पर 2m, और ये मिड पॉइंट इसी एंगल बाइसेक्टर पर होगा। अब देखिए ये लेंथ L/2 है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो ये जो बेस लेंथ आएगी, इसको a कह दिया, इस पॉइंट को p मान लेता हूं, वो AP डिस्टेंस आएगा L/2 cos 30। दैट इज दिस डिस्टेंस विल बी L/2 cos 30। cos 30 √3/2 होता है, तो L√3/4। इधर वाला जो डिस्टेंस है ये भी रह जाएगा L√3/4। इसे Q मान लेता हूं क्योंकि जो AQ डिस्टेंस था L√3/2 बिकॉज दिस एंगल वॉज 60। तो इस ABQ ट्रायंगल में AQ हो गया L sin 60। अब दो पॉइंट मास है 2m और m, दो अलग अलग मास जब होते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम होता है, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस R1/R2, दिस इज m2/m1। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 6। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हैवी मास पास होगा, लाइट मास दूर होगा। तो ये L√3/4 को
1:2 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर मास 2m है, नीचे m है, मास रेशियो 2:1, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस 1:2, इस लेंथ को 1:2 में डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1/3 इंटू L√3/4, दैट इज L/4√3। ये हुआ वो सेंटर ऑफ मास। यहां मैंने ये सेंटर ऑफ मास लिखा था, वो सेंटर ऑफ मास ए से कितना दूर लिखा था, L/√3। चेक करो क्या उतना ही आएगा। हमें डिस्टेंस मिला P से सेंटर ऑफ मास का, बताना है ए से, तो उसमें AP ऐड कर दो। AP कितना आता, L√3/4, L√3/4 प्लस L/4√3, 4√3 एलसीएम आ गया, तो ऊपर कितना बना 3L प्लस L, आंसर इज L/√3। डायरेक्ट वही आ गया ना। तो वो याद रखने का तरीका भी है कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेंटर ऑफ मास आप डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सेंटर पर रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन सॉल्व करना तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आपको रोटेशन के पहले ऑलमोस्ट 6 कंसेप्ट बताए जा चुके हैं कि भाई आप इसको वर्क एनर्जी सॉल्व कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, वर्क एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए सारा मास कहां रखा था, सेंटर ऑफ मास पर। थर्ड, किसी भी यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पर होता है। 4, ये भी नहीं पता तो सॉल्व कैसे करेंगे, वो 5। और फिर 2 पॉइंट मास में सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कैसे सॉल्व की जाती है, दिस इज नंबर 6। अब आपको बताना है कि ओमेगा कितना होगा, तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। देखो यहां पर टोटल मास, नेक्स्ट स्लाइड पर करता हूं, ये हमारा वो रिजिड बॉडी था, इधर बना देते हैं, ये रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास ए से L/√3 नीचे है, तो यहां पर वेट कितना लगाया जाएगा, 3 mg। टोटल मास 3 m है ना, हर एक रॉड का मास m था, टोटल मास 3 m, और इसे आपको ऐसे ऊपर तक भेज देना है। तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास यहां से उठकर कितना ऊपर चला गया, 12/√3। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और यहां काइनेटिक एनर्जी आप हाफ mv² नहीं लिखेंगे, ये हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लिया जाएगा, दैट इज हाफ I⍵², कॉन्सेप्ट नंबर 7। और उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करना होगा, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 8, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे, इस ए से पास होने वाली ये कील के अबाउट। कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक रॉड के एक एंड से पास होता है, उसका हो गया ml²/3, दूसरे वाले का भी हुआ ml²/3, तीसरे वाले तो इससे दूर है, तो तीसरे वाले का हमें उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और दोनों में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो प्लस ml²/12 प्लस m इंटू ये टोटल डिस्टेंस क्या हुआ यहां बॉटम तक का, L√3/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट A इज 2 ml²/3 प्लस ml²/12 प्लस 3 ml²/4, और इसमें से आप 12 अगर एलसीएम ले लो तो यहां पर आएगा 8 प्लस 1 प्लस 9, 8, तो ये बनेगा 18/12 ml²। 18/12 ml² को लिख सकते हो आप 3 ml²/2। कैलकुलेशन भाई आप चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक हो गई हो मुझसे, बट कंसेप्ट आपको ध्यान रखना कैसे किया जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 7। अब हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अगर मैंने ω0 दिया था, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, mg नीचे की तरफ लगा हुआ है, हिंज फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन हिंज पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन केवल mg वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऊपर गया, हिंज वाला पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं किया, दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 8। हिंज ने फोर्स तो लगाया लेकिन उसने काम नहीं किया, वर्क नहीं किया, क्योंकि वहां कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। और जब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क लिखते हैं, देन वी डू नॉट केयर अबाउट द पाथ बिकॉज इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कॉन्सेप्ट नंबर 9। While writing work done by gravitational force, path does not matter, only the displacement in vertical direction. mg नीचे लगा हुआ है, वर्टिकली ऊपर गया, कितना ऊपर गया 12/√3, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, कितना हुआ
माइनस 3mg इंटू 2L/√3 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल हाफ आई इंटू ओमेगा नॉट का स्क्वायर। आई आप सॉल्व कर चुके थे, कितना आया था 3ml²/2, तो वैल्यू आ गई, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 3mg 2L/√3 इज हाफ बना 3ml²/2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, m गया और ये 3 कैंसिल आउट हो गया, एक l कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 4, इधर 8 आ गया, 8L/√3 8G/√3L इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई √8G/L√3। दिस इज फर्स्ट पार्ट। और अभी तक हमने 8 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए हैं। ये पहला पार्ट हो गया। वो सारे छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं मोर देन वन करेक्ट में, जो मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं, बाकी तो कैलकुलेशन है। अब इसके अगले पार्ट में हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था फाइंड हिंज फोर्स व्हेन फ्रेम हैज रोटेटेड बाय 90 डिग्री। जब ये फ्रेम 90 डिग्री रोटेट हो चुका होगा तो हिंज कितना फोर्स लगाएगा। अब स्टूडेंट नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 9, हिंज फोर्स कैलकुलेट करना जब ये 90 डिग्री घूम चुका होगा। हिंज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए ध्यान रखिएगा, द टोटल मास ऑफ द बॉडी विल बी अज्यूम्ड एट सेंटर ऑफ मास अगेन। आपको केवल सेंटर ऑफ मास का मोशन देखना होगा, पूरे रिजिड बॉडी का मोशन नहीं देखना है। टू फाइंड हिंज फोर्स ऑलवेज प्लेस टोटल मास एट सेंटर ऑफ मास। और इन्होंने तो 90 डिग्री पर पूछा, मैं इससे भी और जनरलाइज कर रहा हूं। इससे जनरलाइज मैं ये कर रहा हूं कि भाई ये जब फ्रेम है हमारे पास और यहां पर सेंटर ऑफ मास है L/√3 नीचे, तो ये मान लीजिए फ्रेम कुछ ऐसे रोटेट हो गया, कुछ ऐसा बन गया फ्रेम यू, सेंटर ऑफ मास यहां चला गया किसी थीटा एंगल पर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दोगे, वो पार्ट अपने आप आ जाएगा। तो मैं इसको और जनरलाइज बता रहा हूं, आपको सारा मास कहां रखना होगा, सेंटर ऑफ मास पर, और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूं। अब फ्रेम को आप भूल जाओ, टोटल मास 3m है और 3mg फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और सेंटर ऑफ मास वाली लाइन थीटा एंगल घूम चुकी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये जो सेंटर ऑफ मास वाली लाइन थी, ये यहां से थीटा एंगल घूम चुकी थी और लग रहा है नीचे की तरफ फोर्स mg। तो इस ए के अबाउट कॉन्सेप्ट नंबर 10 सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे टॉर्क अबाउट ए। इधर कंपोनेंट होगा 3mg cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा 3mg sin थीटा। टॉर्क अबाउट ए इज 3mg sin थीटा इंटू L/√3। और इस टॉर्क को लिख दोगे I अबाउट ए इंटू अल्फा। तो ए के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सॉल्व कर चुके, तो यहां से आपने एंगुलर एक्सेलरेशन सॉल्व कर लिया। अब मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेशन करना आपका काम है, मैं आपको एक एक कंसेप्ट बताना जा रहा हूं। एंगुलर एक्सेलरेशन सॉल्व करेंगे, फिर आप ये कैलकुलेट करोगे कि जब ये थीटा एंगल घूम चुका है तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी ओमेगा कितनी होगी। इनिशियल हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। दिस इज कंसेप्ट नंबर 10। टू फाइंड हिंज फोर्स फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा, देन यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा। वो क्यों कर रहे हैं आगे पता चलेगा। ओमेगा कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये देख लो कितना हाइट ऊपर आ चुका है, ये L/√3 था, तो ये हुआ L/√3 cos थीटा। तो अगर सेंटर ऑफ मास h हाइट ऊपर आया तो h की वैल्यू होगी L/√3 इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, -3mgh इक्वल टू हाफ IA इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, वर्क एनर्जी थ्योरम। यू विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट नंबर 11। हिंज फोर्स सॉल्व करने के लिए आपको अल्फा सॉल्व करना होगा, ओमेगा सॉल्व करना होगा। अब आप देखिए एच मैंने सॉल्व कर लिया थीटा के टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट पहले पार्ट में सॉल्व की थी, यहां से थीटा एंगल पर एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ये सॉल्व करने के बाद क्या करना होगा, फिर अगला पॉइंट आपको करना होगा
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन सॉल्व करना होगा कंसेप्ट नंबर 12। जो पूरा का पूरा फ्रेम है वो तो वर्टिकल, वो तो रोटेशन कर रहा है, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है तो एक पार्टिकल है, और पार्टिकल के रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। पार्टिकल तो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कितने रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ मास, L/√3 में। तो सेंटर ऑफ मास में दो एक्सेलरेशन होंगे, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा R अल्फा, एक होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा R ओमेगा स्क्वायर। इसीलिए अल्फा और ओमेगा सॉल्व किए थे। अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा L/√3 अल्फा, सेंटीपिटल R की वैल्यू रख देंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया R ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 12 पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने। अब इसके आगे क्या करना है, फिर बनाएंगे हम फ्री बॉडी डायग्राम। वो जो सेंटर ऑफ मास था, वो सेंटर ऑफ मास थीटा एंगल पर था, यहां फोर्स 3 mg लग रहा है। इस सेंटर ऑफ मास का एक रेडियल एक्सेलरेशन है इधर AR, AC कह दिया इसको, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर AT। वो टेंजेंशियल रिटार्डेशन है बेसिकली, एक्सेलरेशन नहीं है। ऊपर जाते ओमेगा बढ़ नहीं रहा है, ओमेगा कम हो रहा है। अब हिंज फोर्स तो यहां पर लग रहा होगा ना। कॉन्सेप्ट नंबर 13, ऑलवेज कंसीडर टू कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स। स्टूडेंट्स नोट्स में लिख लेना है पॉइंट। ऑलवेज कंसीडर टू कंपोनेंट ऑफ हिंज फोर्स, वन अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास टू हिंज। ये सेंटर ऑफ मास है, इसके लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग इधर N1, अनदर परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, एक इधर कंसीडर करोगे N2। Concept number 13, very important. Always consider two component of hinge force, one along the line of joining of center of mass and hinge and another perpendicular to this. और फिर देखो फ्रेम भूल जाओ, ये सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कल में घूम रहा है। कैसा सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। वो जो 3 mg है उसका एक कंपोनेंट बाहर की तरफ है 3 mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ है 3 mg sin थीटा। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 14। नाउ जो कंपोनेंट सेंटर ऑफ मास से हिंज की तरफ है, सेंटर ऑफ मास हिंज के बाद सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो दिस कंपोनेंट विल पार्टिसिपेट इन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखोगे। एंड 15, जो सेंटर के परपेंडिकुलर है, इन दोनों N1 N2 को यहीं शिफ्ट कर लो। N1 यहां हो गया, N2 यहां हो गया। तो N1 सेंटीपिटल फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा, N2 टेंजेंशियल फोर्स में पार्टिसिपेट करेगा। टू राइट N1, टू फाइंड N1 यू विल राइट इक्वेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स, टू फाइंड N2 यू विल राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स। कॉन्सेप्ट नंबर 15 आगे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो N1 सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, N1 माइनस 3 mg cos थीटा इक्वल टू 3m इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो सॉल्व कर चुके थे हम। कितना सॉल्व किया था, L/√3 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पहले सॉल्व कर लिया था। N2 कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 mg sin थीटा माइनस N2 या N2 माइनस 3 mg sin थीटा। ये मत सोचना, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन नंबर 16 है जो आपको कंफ्यूजन होता है कि सर रॉड तो ऊपर जा रही है तो N2 बढ़ा रहा होगा। अरे जाती है वेलोसिटी के कारण, लेकिन ऊपर जाते स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन है, 3 mg sin थीटा ज्यादा होगा क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, 3 mg sin थीटा माइनस N2 इक्वल टू 3m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका N1 और N2 का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देना तो वो सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा कि जब फ्रेम 90 डिग्री घूम चुका है तो आंसर क्या आएगा। अदरवाइज आपसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 37, 53 किसी भी एंगल पर पूछा जा सकता है, बट ऑलवेज आपको यही स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आप ध्यान दो, जब आपको हिंज फोर्स कैलकुलेट करना है तो इनफैक्ट आपको टॉर्क इक्वेशन लगानी है अल्फा सॉल्व करने के लिए, वर्क एनर्जी लगाना है ओमेगा सॉल्व करने के लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास का, फिर रेडियल एक्सेलरेशन सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास का, फिर हिंज के दो कंपोनेंट कंसीडर करने हैं, एक अलोंग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास टू हिंज, दूसरा उसके परपेंडिकुलर, फिर सेंटीपिटल फोर्स की इक्वेशन लिखनी, टेंजेंशियल की इक्वेशन लिखनी है, तब हिंज फोर्स आएगा। एंड नेट हिंज फोर्स NH विल बी अंडर रूट ऑफ
n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। एक हिंज फोर्स का कंपोनेंट आया था इधर n1, एक आया था इधर n2। इन दोनों के बीच में कहीं हिंज फोर्स लगेगा। अगर वो यहां अल्फा एंगल पर है तो tan अल्फा आ जाएगा n1 बाई n2। तब जाकर ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जो एडवांस लेवल के लायक होती है। हमेशा इस पर कभी भी मेंस पर क्वेश्चन नहीं आए, जब भी आए हैं एडवांस में भी आए हैं, एडवांस में ही आए हैं। आई होप कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लेकर आधे रोटेशन तक के कंसेप्ट है, केवल फ्री एक्सिस रोटेशन को छोड़कर बाकी सब कुछ कवर हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। ओके, एंड आई एम श्योर कि फिर आप ये सारे पॉइंट समझ जाएंगे, कैसे सेंटर ऑफ मास सॉल्व करते हैं, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।